हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास टॉपिक में। आप में से बहुत सारे बच्चों ने डिमांड किया था कि मुझे इस पर वीडियो बनानी चाहिए, तो चलिए वीडियो बनाते हैं। खबर आप लोग सुन चुके हैं कि इस समय इंडिया और यूएस के बीच में क्या चल रहा है, कौन सी टेंशन चल रही है, आपको बताइए, है ना। इस टेंशन की शुरुआत कहाँ से होती है दोस्तों। इस टेंशन की शुरुआत होती है जब अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए थे डोनाल्ड ट्रंप। इन्होंने तभी बोल दिया था कि हम इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि इंडिया का टैरिफ दुनिया में सबसे ज्यादा है, तो हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। और 26% की बात उन्होंने बोली थी। तो ये आज की बात नहीं है, ये 2 से 3 महीने पहले की बात है। तो इन्होंने भारत को टाइम भी दिया था कि आप हमसे ट्रेड डील साइन कर लीजिए, वरना हम 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। ये टैरिफ होता क्या है दोस्तों, ये टैरिफ होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, सो गाइस अगर हम बात करते हैं तो 1 अगस्त डोनाल्ड ट्रंप इन्होंने इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ की बात बोल दी थी, यानी 26 से एक कम कर दिया था, 25 बोल दिया था। हालांकि 25% टैरिफ भी बहुत ज्यादा होता है, और अगर इसे हम कंपैरिजन करते हैं हमारे पड़ोसी मुल्कों से, जैसे बांग्लादेश या पाकिस्तान, तो उससे ज्यादा टैरिफ हमारे ऊपर लगा था, 25% का। ठीक, लेकिन यहीं पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात और बोली थी कि अगर इंडिया ने रशिया से ऑयल परचेस करना बंद नहीं किया तो हम टैरिफ को बढ़ा भी सकते हैं। और मैंने अपने क्लास में बोला भी था, इसे 25 मत मानना, ये 25 से 5 भी हो सकता है, और ये 25 से 50 भी हो सकता है। और फिर गाइस क्या हुआ, फिर दोस्तों अब देखिए, अब गाइस फिर से क्या बात हो रही है, तो अमेरिका ने इंडिया पर 50% की पेनाल्टी और लगा दी है, मतलब कल 6 अगस्त को। यानी गाइस 25% का टैरिफ, देन 25% और टैरिफ, यानी एडिशनल 25%। यानी मिला जुला के भारत के ऊपर अब 50% का टैरिफ इंपोज हो चुका है, जो ब्राजील को छोड़कर किसी और देश के ऊपर इतना बड़ा टैरिफ नहीं लगाया गया है। दुनिया में 2 ही देश है, एक ब्राजील और एक इंडिया, जिन पर 50% का टैरिफ लगाया गया। ये टैरिफ होता क्या है, आप में से शायद बहुत लोग टैरिफ जानते होंगे और शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे। तो एक टैरिफ का मतलब क्या है दोस्तों, तो यहां मेरी बात समझिए, टैरिफ का मतलब यहां पे क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक देश है अमेरिका, ये एक देश है अमेरिका, ठीक, और एक देश है इंडिया हमारा। तो ये इंडिया और ये अमेरिका, ठीक है। अब दोस्तों इंडिया क्या करता है, तो बेटा इंडिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारे, जो कि अपने सामान एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका। ठीक, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं दोस्तों, सपोज करो मैं बात करता हूं, इस गॉगल की बात करता हूं, ठीक है, ये गॉगल है, ठीक। अब दोस्तों ये बनता है इंडिया में, और इंडिया में ये बनता है, और इंडिया में बिजनेसमैन है जो बेचता है किसको, अमेरिका में। अब दोस्तों मान लो अमेरिका में एक इंपोर्टर है, एक इंपोर्टर है जो कि ये इंपोर्ट करता है इंडिया से, ठीक। यानी इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है और अमेरिका एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है, इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक। अब दोस्तों क्या है, यानी गाइस जो ये 50% टैरिफ की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, तो ये 50% टैरिफ जो है ये इंडिया पर इंपोज नहीं हो रहा एग्जैक्टली में, ये यहां इंपोज नहीं हो रहा है, ये इंपोज यहां हो रहा है। यानी अमेरिका में जो बिजनेसमैन है दोस्तों, जो इंपोर्टर है, अगर वो इंडिया से कोई आइटम इंपोर्ट करते हैं तो इनको देना पड़ेगा अपनी सरकार को 50% का टैक्स, समझे, ये मतलब होता है। यानी गाइस मान लो अगर कोई सामान जो है वो 100 रुपए का था पहले, 100 रुपए का, यहां 100 रुपए इनको पड़ता था, तो अब दोस्तों इनको पड़ेगा वो 150 रुपए का पड़ेगा, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब जो टैरिफ लगता है एग्जैक्टली में, वो हम बोलते हैं इंडिया के लिए, लेकिन वो टैरिफ लगता है अमेरिकन के ऊपर जो कि इंपोर्ट करेगा इंडिया से आइटम। अब ये पर्सन क्यों इंपोर्ट कर रहा है, तो भाई सिंपल सी बात है, ये पर्सन इंपोर्ट कर रहा है अमेरिका में सेल करने के लिए, ठीक। तो टैरिफ इंपोज करने से क्या होता है, तो जो भारतीय माल कल तक अमेरिका के मार्केट में 100 रुपए का था, अब वो 150 का हो जाएगा। यानी टैरिफ इंपोर्ट करने से जो इंडिया के प्रोडक्ट हैं, जो इंडिया एक्सपोर्ट करता था अमेरिका में, वहां सेल हम करते थे और यहां से पैसे हम बनाते थे। तो इसका मतलब दोस्तों, कहने का मतलब कि अब अमेरिकन मार्केट में हमारे सामान महंगे हो जाएंगे, और जब दोस्तों महंगे हो जाएंगे, इसका मतलब जो अमेरिका के नागरिक हैं वो हमारा महंगा सामान क्यों परचेस करेंगे। आप बोलेंगे सर क्यों नहीं करेंगे, उनके पास ऑप्शन क्या है, यही तो बात है। देखो, इंडिया के ऊपर आपने लगा दिया 50% का टैक्स इस चश्मे पर, ठीक है। अब यही चश्मा जो दोस्तों वो वियतनाम बनाता है, या साउथ कोरिया बनाता है, या जापान बनाता है। अब उनके ऊपर टैरिफ मान लो 20% का है, हमारा 50, यानी उनका सामान 100 से 120 हुआ, लेकिन हमारा 150 हो गया ना। तो जो अमेरिकन नागरिक हैं वो, जो हमारे सब्स्टिट्यूट हैं, वो परचेस करेंगे। तो इस तरह से इंडिया को यहां पे नुकसान दोस्तों होता है, ये टैरिफ का मतलब होता है, ठीक है। चलिए, सो गाइस अब यहां पर क्या बात कर रहे हैं, तो जैसे ही अमेरिका ने टैरिफ हम पर लगाया 50% का, तो हमारे विदेश मंत्रालय से तुरंत जवाब आया। यानी कि इसका मतलब कि जो हमारी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री थी उसको पता था ये होने वाला है, तो हमने जवाब दिया, और हमने जवाब अच्छे से दिया। हमने कहा कि हम कंडेम करते हैं,
आपके इस कदम को। ऐसा कोई रीजन नहीं है कि आप जिस पर हम पर 50% का टैक्स इंपोर्ट करें, मतलब टैरिफ लगाएं। भाई सिंपल सी बात है, अगर आप ये बोल रहे हैं कि हम रशिया से ऑयल परचेज करते हैं तो आप भी तो करते हो। विदेश मंत्रालय ने साफ साफ बोला न्यूक्लियर कुछ आइटम्स होते हैं वो अमेरिका रशिया से इंपोर्ट करता है, सीधे इंपोर्ट करता है। और इवन दोस्तों जो एएनआई की हमारी रिपोर्टर है अमेरिका में, जब डोनाल्ड ट्रंप से उन्होंने क्वेश्चन पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला कि आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, यानी मैं इसके बारे में मुझे अवेयरनेस नहीं है, हाँ लेकिन मैं आपको इसका आंसर दूंगा पता करके। अच्छा मजे की बात देखो, यानी आप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, आपको यह पता है कि इंडिया रशिया से कितना ऑयल परचेस करता है, लेकिन आपको यह नहीं पता कि आपका देश रशिया से क्या इंपोर्ट करता है, आपको पता ही नहीं है। तो मतलब मजे की बात हो गई। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, तो यहां पर इंडिया ने एक ड्यूअल स्टैंडर्ड की बात की। तो इंडिया ने हमने पूरा डेटा दिखाया कि भाई हमसे ज्यादा ऑयल तो परचेस करता है चाइना और हमसे थोड़ा ही कम ऑयल परचेस करता है टर्की। उनके ऊपर कोई आपने अभी तक टैरिफ नहीं लगाया। इसके अलावा दोस्तों यूरोपियन की यू की बात करें तो यूरोपियन यूनियन ने काफी बड़ी मात्रा में गैस परचेस किया रशिया से। तो कहने का मतलब कि ईयू गैस परचेस कर रहा है, आप खुद न्यूक्लियर आइटम परचेस कर रहे हैं, कोई और देश तेल इंपोर्ट कर रहा है, तो ये फिर ये बात आपकी यूनिफॉर्म कैसे हुई फिर? तो कोई आपका सही कदम नहीं है, हमने कंडेम किया ये चीज, ठीक है। तो ये आपको बता रहे हैं कि इंडिया का क्या स्टैंड लिया था। देखिए इसके बाद अब दोस्तों हम बात करेंगे रीजन ऑफ टैरिफ क्या है। यानी आप में से बहुत लोगों के माइंड में आएगा कि यार अगर हम इनके पिछले टर्म की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप तो बोलते थे कि भाई नरेंद्र मोदी इज माय फ्रेंड, हाँ लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ? तो टैरिफ के रीजन दोस्तों क्या है, तो मैं आपको 3 रीजन बताऊंगा। सबसे पहला रीजन दोस्तों, सबसे पहला रीजन ऑपरेशन सिंदूर का। आप बोलेंगे सर ये कैसे? देखो ऑपरेशन सिंदूर में डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों जब बने राष्ट्रपति तो इनका मन था कि हमें नोबेल पीस प्राइज चाहिए, और मैंने बहुत पहले ही अपने सेशन में बोला हुआ इस बात को। तो इनको चाहिए था नोबेल पीस प्राइज। इन्होंने पहले ही बोला था अगर मैं राष्ट्रपति बन गया तो मैं रशिया यूक्रेन की लड़ाई 1 दिन में खत्म करवा दूंगा, मैं इजराइल गाजा वॉर खत्म करवा दूंगा। हुआ नहीं खत्म, हुआ नहीं। तो इनको दिखाना था अपने अचीवमेंट। तो ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान ने शायद बात की हो, हमें नहीं पता, लेकिन हमने तो बात नहीं की थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही एक ट्वीट कर दिया, मतलब इंडिया और पाकिस्तान ने अभी बताया भी नहीं किसी को, और डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर दिया कि भाई हमने सीज फायर करा दिया। और डोनाल्ड ट्रंप ने हर प्लेटफॉर्म पर कम से कम 2500-3000 बार इन्होंने बोला कि हमने पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ट्रेड बंद करा दिया है। और मजे की बात सुनो, अमेरिका में कोर्ट है। जब ये टैरिफ वाले पॉइंट हुआ था तो अमेरिका में कोर्ट है, तो अमेरिका कोर्ट ने बोला कि डोनाल्ड ट्रंप से कि भाई आप जो टैरिफ लगा रहे हो कैसे लगा रहे हो, क्योंकि टैरिफ लगाना तो यूएस पार्लियामेंट का अधिकार है, आप कैसे लगा सकते हो टैरिफ? तो वहां पे डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथ के जो लॉयर थे तो इन्होंने प्रॉपर रिपोर्ट सबमिट की। तो इन्होंने बताया कि टैरिफ कितना काम करता है। तो वहां पर अमेरिकन कोर्ट में यह बात हुई कि भाई चूंकि हमने इंडिया और पाकिस्तान को डराया कि अगर तुमने आपस में लड़ाई बंद नहीं की तो हम आपके ऊपर टैरिफ लगा देंगे, तो हमने एक तरह से न्यूक्लियर वॉर इंड करा दिया। ये इनके स्टेटमेंट थे अमेरिकन कोर्ट में। सोचिए तो किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर को अपना एक हथियार बनाया, वेपन बनाया, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए। और जब हमारे देश में मानसून सेशन शुरू हुआ तो जो हमारी मतलब एंटी पार्टियां हैं, जो पक्ष में बैठी हैं, इन्होंने क्वेश्चन भी किया नरेंद्र मोदी से, भाई आपके अंदर अगर इंदिरा गांधी जी का आधा भी हौसला है तो आप आइए संसद में और बोलिए कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। अब चूंकि इतना प्रेशर इंडिया पे पड़ रहा था हमारी गवर्नमेंट पे, तो हमारी गवर्नमेंट मतलब नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में बोला, नाम नहीं लिया उन्होंने बोला कि दुनिया का कोई भी लीडर इसने सीज फायर नहीं करवाया है। और यही बात डोनाल्ड ट्रंप के ईगो पर लग गई दोस्तों। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह सोचा कि भाई भारत एक गरीब देश, ये हमें कैसे बोल सकता है। तो एक तो इनका पर्सनल ईगो दोस्तों यहां पर आ रहा है, जहां पे इंडिया ने कंडेम किया कि विश्व के किसी भी लीडर ने हमें सीज फायर के लिए नहीं बोला था। तो एक तो ये पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। दूसरा, जब दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति नहीं थे उस समय ही, मतलब जब बिडेन जी थे, तो उस समय ही ब्रिक्स कंट्री आपस में लामबंद हो रहे थे। आपने बेटा देखा भी होगा कि पिछले साल कजान में जब ब्रिक्स समिट हुई थी तो वहां पे व्लादिमीर पुतिन ने चाइना और इंडिया का हाथ मिलवा दिया था आपस में। यानी ब्रिक्स कंट्री आपस में ग्रुप बना रहे थे। और भूलिए मत, ब्रिक्स कंट्री दुनिया का 40% जीडीपी प्रेजेंट करते हैं, यानी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है ब्रिक्स कंट्री।
और ब्रिक्स कंट्रीज ने एक बात खबर आई थी कि मतलब जो डॉलर का जो डोमिनेंस है उसे खत्म करने के लिए ब्रिक्स कंट्री आपस में ट्रेड करेंगे ब्रिक्स करेंसीज में। यह बात भी बाहर आई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने दैट टाइम पर ही ट्वीट किया था कि अगर कोई ऐसा कदम उठाया जाएगा तो इन पांचों कंट्री के ऊपर हम 100% का टैरिफ लगा देंगे। ये उस समय इन्होंने बोल दिया था। तो जो ब्रिक्स कंट्री का डोमिनेंस है बढ़ता हुआ दोस्तों, वो यूरोपियन यूनियन, वेस्टर्न कंट्री, अमेरिका, तो इनके डोमिनेंस को खतरा देता है। यानी G7 जो ग्रुप है इसका एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूट है ब्रिक्स। और ब्रिक्स में दोस्तों 5 देश नहीं है, ब्रिक्स में आपके और देश भी आ गए हैं जिनके बारे में आगे बताऊंगा। तो ब्रिक्स का जो बढ़ता प्रभाव है उसको भी रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों ये एक्शन लिया है। कैसे लिया है मैं आपको आगे और एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। देखिए, तीसरा दोस्तों जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है, आपको पता है दोस्तों कि इंडिया यूएसए में ट्रेड डील होने वाली है। जब हमारे देश में पहलगाम अटैक हुआ था उसके पहले जेडी वेंस भारत में आए थे और जेडी वेंस भारत में ट्रेड डील को फाइनलाइज करने के लिए आए थे, बट बात नहीं बनी। हमने कम से कम 6 राउंड आपस में नेगोशिएशन कर लिया है और ट्रेड डील नहीं बनी। क्यों नहीं बनी दोस्तों? इसका सबसे बड़ा रीजन है कि अमेरिका चाहता है कि भारत का जो एग्रीकल्चर मार्केट है और जो डेयरी मार्केट है उसमें अमेरिकन कंपनीज को एक्सेस मिले, ताकि अमेरिकन जो कंपनियां हैं बेसिकली वो इंडिया में अपने डेयरी प्रोडक्ट और अपने एग्रीकल्चर आइटम बेच पाए। आप बोलेंगे सर इसमें क्या हुआ? इसमें क्या हुआ? आपको पता है कि हमारे देश में राइट नाउ 40% पॉपुलेशन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एग्रीकल्चर और डेयरी से जुड़ी हुई है। हमारे देश में एग्रीकल्चर और डेयरी ये मिला जुला के 18 से 20% हमारे जीडीपी का पार्ट है दोस्तों। एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत सारे लोग हैं जो इन एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड है, जिनसे इनकी आजीविका चलती है। अगर हमने अमेरिकन कंट्रीज को दोस्तों अलाउ कर दिया, आपको पता ये कंपनियां हैं यार, इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, इनके मार्केट प्लेसेस, उनके आगे हमारे भारतीय किसान टिक ही नहीं पाएंगे। यानी आपको गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का जो खरीदना है वो अमेरिकन कंपनी बेचेंगी आपको वहां प्रोड्यूस करके, और बढ़िया सा शोरूम खोल देंगी, बढ़िया मॉल खोल देंगी और सस्ते रेट पर बेचना शुरू करेंगी। आप कहां जाओगे? आप तो वहीं जाओगे ना जहां पे आपको सामान सस्ते मिलते हैं। तो एक तरह से दोस्तों हमारे देश में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन का लॉस है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट है, उसमें बोला गया कि अगर हमने ऐसा किया तो भारत को इंटरनली कम से कम $12 बिलियन का लॉस हो जाएगा, यानी आपका डोमेस्टिक मार्केट ब्रेक हो जाएगा। पहला बात। दूसरा, डेयरी। दोस्तों डेयरी की बात करें, आपको पता है भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी उत्पादक देश है। मिल्क की बात हम करें तो सबसे बड़ा। और इवन एग्रीकल्चर में भी ऐसे बहुत सारे अनाज हैं दोस्तों जिसमें भारत अच्छा डोमिनेंस रखता है, हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो अब गाइस मतलब हम खुद ही सेल्फ सफिशिएंट है यार, हमारे पास अमूल है, बहुत सारे डेयरी फार्म्स हैं। अगर हम इन फॉरेन कंपनी को अलाउ करते हैं दोस्तों तो हमारी जो ये लोकल कंपनी है इन्हें नेक टू नेक कंपटीशन मिलेगा। डोमेस्टिक मार्केट आपका टूट जाएगा बिकॉज आप इन मल्टीनेशनल कंपनी की बराबरी नहीं कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यहां पर कल्चरल मैटर भी है। कल्चरल मैटर, अमेरिका में दोस्तों जो कैटल्स हैं उनको नॉन वेजिटेरियन आइटम भी खिलाया जाता है। अब उनसे दूध होगा दोस्तों, वो कैसे हम लोग पी पाएंगे? तो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी यहां पर है। और आज की बात करें दोस्तों, आज नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में एक बात बोली हुई है, एक बात बोली है जहां पर उन्होंने बोला भी है कि हम अपने भारतीय किसानों जो डेयरी पर और एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं उनके साथ खड़े हैं। दुनिया के देश कितना भी बोले हम अपना एग्रीकल्चर डेयरी सेक्टर ओपन नहीं करने वाले हैं, उन्होंने बोला भी। हालांकि मुझे पता है कि पर्सनली इसका मुझे बहुत बड़ा मतलब नेगेटिव इंपैक्ट आएगा मेरे ऊपर, लेकिन फिर भी हम अपने देश में फार्मर्स से खड़े हैं। तो कहने का मतलब गाइस कि ये बातें हो रही हैं। तो ये तीसरा सबसे बड़ा सेक्टर है कि अमेरिका की ट्रेड डील में हमने अमेरिका को मना कर दिया है, ये सेक्टर ओपन नहीं करेंगे। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा हमारे ऊपर है जो आपको 50% टैरिफ के रूप में दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इस टैरिफ से हमारे देश पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, हमारी जो इकोनॉमी है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? देखिए दोस्तों, पहली बात समझिए कि इंडिया अमेरिका के बीच में अच्छा खासा डील ट्रेड होता है। आप मान के चलिए इस समय अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। नंबर 2 पे चाइना है। अमेरिका चाइना ये आगे पीछे होते रहते हैं, यानी अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, अमेरिका से जो हमारा ट्रेड है उसमें हम सरप्लस में हैं, मतलब यानी अमेरिका से हम इंपोर्ट कम करते हैं और अमेरिका को हम एक्सपोर्ट करते हैं ज्यादा। मतलब आप मान के चलो कि अगर $100 बिलियन का ट्रेड है
तो $60 बिलियन हम कमाते हैं उनसे एक्सपोर्ट करके, और करीब $40 बिलियन वो हमसे कमाते हैं। तो हमारा ट्रेड सरप्लस में है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया चाइना, इंडिया और चाइना का भी ट्रेड उतना ही है दोस्तों, करीब 110 बिलियन डॉलर। लेकिन इसमें बेटा क्या है कि चाइना का इसमें प्रॉपर डोमिनेंस है। चाइना हमसे कमाता है करीब $80 बिलियन और हम चाइना से कमाते हैं केवल $20 बिलियन, यानी एक बड़ा ट्रेड गैप है, हम डेफिसिट में चाइना से। तो अमेरिका इस तरीके से हमें फायदा पहुंचाता है, ये बात तो तय है दोस्तों। हमारे देश की बहुत सारी एमएसएमई छोटी मोटी कंपनी, राइट नाउ वी आर मैन्युफैक्चरर, हम सप्लायर हैं। अमेरिका में जो ऑटोमोबाइल कंपनी है दोस्तों, डिफेंस कंपनी है, हमारे पार्ट जाते हैं। तो इन पर तो बड़ा इंपैक्ट आएगा, लेकिन मोटा मोटा देख लो आप लोग, तो किस किस सेक्टर पे इंपैक्ट आएगा दोस्तों। जैसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर, जैसे टेक्सटाइल हो गया दोस्तों, है ना, टेक्सटाइल की हम बात कर लें, जेम्स एंड ज्वेलरी की बात कर लें, लेदर हो गया, केमिकल्स हो गए, ऑटो एंसिलरीज हो गई, मतलब भाई पार्ट्स, तो इसमें तो बड़ा आपको डेंट देखने को मिलेगा। फिर क्या बोल रहे हैं, भाई सिंपल सी बात है कि आप अमेरिका के साथ आप ट्रेड सरप्लस में हो। अगर अमेरिका ने 50% टैरिफ का मतलब मार्केट खत्म है आपका, एक तरीके से मार्केट खत्म है, आप बहुत कुछ नहीं बेच पाओगे वहां पर। अब ये तो दोस्तों मतलब रेड लाइन है, इसके बाद वो 100 कर दे 150, अब फर्क ही नहीं पड़ता। 50% का मतलब दोस्तों एक तरह से यूएस मार्केट बंद कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, अब क्या बोल रहे हैं, इससे क्या होगा, जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है मे बी ट्रिम्ड बाय द 30 to 80 बेसिस पॉइंट। इसका बेटा मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो गाइस, हम ये मान के चल रहे थे कि हमारी इकोनॉमी 7% ग्रो करेगी, तो बेटा इसकी वजह से दोस्तों अगर हम 80 की बात करें, यानी हम दोस्तों 6.2% ही ग्रोथ कर पाएंगे अगर हम 80 की बात करें तो इतना बड़ा इंपैक्ट तो हमारे ऊपर पड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहे, द रुपी वीकेंड, यानी रुपया कमजोर दोस्तों हो जाएगा। रुपया कमजोर हो ही जाएगा, भाई सिंपल सी बात है ना, जब आपका एक्सपोर्ट मरेगा, आप एक्सपोर्ट कम करोगे, इसका मतलब विदेशी मुद्रा भंडार कम होगा। देखो, विदेशी मुद्रा भंडार, अमेरिका से हमारा ट्रेड सरप्लस में था, यानी अमेरिका से हम $60 बिलियन अर्न कर रहे थे, जो कहां जा रहा था, हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में। तो अगर आपका विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्त रहता है तो आपका जो रुपया वो स्ट्रांग रहता है। अगर आपका विदेशी मुद्रा भंडार कम होगा तो आप क्या करोगे, आप अपनी करेंसी में करोगे डेप्रिसिएशन। जैसे कल को मान लो $1 के बराबर ₹80 था, आपने आज $1 के बराबर ₹90 कर दिया। इससे बेटा क्या होता है, इससे आपके देश के सामान सस्ते पड़ते हैं, लोग डिमांड करते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो अब हमें एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए अपने रुपए को वीक करना पड़ेगा, और ठीक है, ये बता रहे हैं आपको, ठीक है। और दोस्तों और क्या पॉइंट है, लेदर हो गया दोस्तों, टेक्सटाइल तो मैंने पहले ही बोल दिया, टी सेक्टर्स की बात कर ले तो बेटा इन पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। ये क्या बोल रहे हैं कि लेदर एक्सपोर्ट टू यूएस वर्थ रफली 2000 करोड़ रुपीस could lose ground to country like the बांग्लादेश एंड द वियतनाम। जो मैं बोल रहा था, मैंने क्या बोला था कि भाई आपके आइटम जो हैं वो महंगे हो जाएंगे, लेकिन और देश पर टैरिफ कम है, तो अगर वो सिमिलर प्रोडक्ट बनाते हैं तो भाई अमेरिकन कौन सामान लेगा, वो आपका सामान क्यों लेगा। तो बांग्लादेश हो गया, वियतनाम हो गया, तो इन देशों से आपका फिर जो आपका प्रोडक्ट है वो रिप्लेस हो जाएगा, सिंपल सा मतलब है। तो ये बेटा लॉस है। अच्छा क्या बोल रहे हैं, द फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, यानी हमारे देश में ऐसी बॉडी जो कि हमारे एक्सपोर्ट का वॉचडॉग है, इसने क्या बोला है, इसने बोला कि टैरिफ से हमारे देश में बहुत सारी एमएसएमई दोस्तों हैं, पोटेंशियली अफेक्टिंग अराउंड 55% ऑफ इंडियन शिपमेंट टू द यूएस। यानी जो हमारी एमएसएमई है, हम जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करते थे, इसमें 55% की कमी आ जाएगी। 55, यानी जो हम एक्सपोर्ट करते थे, मान लो से हम 100% माने तो 55% कमी यहां पर हमें देखने को मिलेगी दोस्तों, ठीक है। एक पॉइंट हमारा ये हो गया। चलिए, तो कहां कहां इंपैक्ट आने वाला गाइस, हो तो ये तो हमने आपसे बात की, इकोनॉमिक इंपैक्ट की बात की कि इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ेगा। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कम हो जाएगा, रुपए की वैल्यू गिर जाएगी, सेक्टर्स जैसे जेम एंड ज्वेलरी और एमएसएमई की बात कर लें, लेदर की बात कर लें, टेक्सटाइल की बात कर लें, इसमें बड़ा नुकसान है, ऑटो पार्ट्स में बड़ा नुकसान है नुकसान हमें। तो ये तो केवल दोस्तों इकोनॉमिक इंपैक्ट है। अब दोस्तों देखो, अमेरिका ने ऐसा किया है तो भाई मुझे बुरा लगा है, तो हमारे साथ हमारे देश में कई सारे देशवासियों को बुरा लगा है, और इवन हमारी गवर्नमेंट को भी है। अब दोस्तों इसका मतलब यह कि भविष्य में फिर अमेरिका पर आप फिर बिलीव उतना कर नहीं पाएंगे। इसका मतलब गाइस कि केवल इकोनॉमिक की बात मत करो, जो हमारा अमेरिका से एक डिप्लोमेटिक रिलेशन था, कल्चरल रिलेशन था, क्योंकि हमारे देश के बहुत सारे नागरिक जो हैं वो अमेरिका में रहते हैं, एक बड़ा डायस्पोरा हमारा है ना। तो कल्चरल रिलेशन जो हमारा था उस पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। सिक्योरिटी रीजन दोस्तों, अभी हम रशिया से
डिफेंस के आइटम धीरे धीरे कम कर रहे थे, अमेरिका से हम परचेस कर रहे थे, उस पर भी इंपैक्ट आएगा। तो इंपैक्ट तो बहुत सारा आने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया सर्वाइवल स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी रिस्पॉन्स। अच्छा, तो इंडिया को अपने सर्वाइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहली बात, इंडिया क्या कर सकता है दोस्तों? अगर हम ब्रिक्स कंट्री की बात करें बेटा, तो ब्रिक्स कंट्री में लगभग हर एक देश अमेरिका से परेशान है। तो हम आपस में कुछ ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जिसमें हमारा ट्रेड और बढ़े, इन कंट्री के साथ हमारा ट्रेड बढ़े, हमारे सिक्योरिटीज रीजन बढ़े, हमारे डिप्लोमेटिक टाइज बढ़े दोस्तों। तो एक काम हम ये कर सकते हैं, तो इंडिया रशिया, चाइना, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, इनको साथ में ला सकता है और हम अमेरिका के अगेंस्ट में कुछ बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है भाई देश के, पूरे वर्ल्ड के, है ना। तो ब्रिक्स कंट्री को साथ में आना पड़ेगा। एक पॉइंट तो ये दोस्तों। दूसरा क्या है, इंडिया को अपना जो ट्रेड डेस्टिनेशन है उसे थोड़ा डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर मान लीजिए हम बात करते हैं इंडिया की, हाँ दो, तो बेटा इंडिया हमारा ये, ठीक है, ये हमारा इंडिया। अब दोस्तों इंडिया का ट्रेड अमेरिका से भाई कम होगा, तो अगर ट्रेड हमारा कम होगा तो हमें और भी डेस्टिनेशन ढूंढने पड़ेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों अफ्रीका। तो यहां पर एक ऐसा मतलब एक ऐसा पोटेंशियल है कुछ 10 देश जो कि इस गैप को फिल कर सकते हैं, जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोस्तों। हाँ सॉरी इंडिया ऑस्ट्रेलिया। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ भी अपना ट्रेड बढ़ा सकता है, क्योंकि बेटा ऑस्ट्रेलिया भी कहीं ना कहीं इस समय अमेरिका से परेशान है। इसके अलावा दोस्तों इंडिया का ट्रेड जो ये ब्राजील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ये जो साउथ कंट्री अमेरिकन कंट्री है, इनसे हम लोग अपना ट्रेड बढ़ा सकते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल जो हमारे बेटा मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, तो इनसे भी हमारे ट्रेड बढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब कि आपको अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, आपको ट्रेड के नए रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, ये मैं बता रहा था, ठीक है। नेक्स्ट, अब दोस्तों हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो हमारी डोमेस्टिक, दो हमारे इंडिया का सबसे पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि हमारे देश में जो मिडिल इनकम इकोनॉमी के लोग हैं, मिडिल इनकम वाले, तो इनकी कैपेसिटी काफी अच्छी है, मतलब एक पोटेंशियल वाली है दोस्तों, जो हमेशा इंडिया को हर कंडीशन में बचा लेते हैं। भाई कोविड-19 हुआ, इतना बड़ा सेटबैक, लेकिन तब भी इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना हुआ है ना। तो बेटा कहने का मतलब जो हमारी जीडीपी है ना, आज भी दोस्तों हमारी जीडीपी से जो आती है 70% कॉन्ट्रीब्यूशन डोमेस्टिक है हमारा, डोमेस्टिक लेवल पे। यानी एक बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो मेक फॉर इंडिया का है, यानी इंडिया में बनाइए, इंडिया में कंज्यूम कीजिए। अभी बिहार की रैली में हमारे पीएम ने बोला था एक बात कि अब हमें वो सामान खरीदना चाहिए जिसमें कहीं ना कहीं एक भारतीय जुड़ा हो। यही तो है मेक फॉर इंडिया, इंडिया बनाओ, इंडिया में कंज्यूम करो। तो हमारी जो पॉपुलेशन है और जो हमारी मिडिल इनकम के लोग हैं वो हमारी ताकत है इस समय। तो इंडिया को बेटा ये एक एज है, मतलब तो कहने का मतलब जो हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, फॉर एग्जांपल जैसे रेलवे हो गया, ठीक, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, टेलीकॉम हो गया, डिफेंस हो गया, तो भारत सरकार को अब ऐसे सेक्टर पे काम करना चाहिए जो कि हमारी इकोनॉमी को आगे लेके जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे जॉब की बात करें, जॉब क्रिएशन, फॉर एग्जांपल डिफेंस दोस्तों। आजकल बेटा क्या होता है, हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री जो ऑर्डर देती है, अब वो फॉरेन कंपनी को ऑर्डर कम से कम देते हैं हम लोग, और हम डोमेस्टिक कंपनी को ही ऑर्डर देते हैं, जिससे जो हमारी एमएसएमई है, छोटे मोटे कंपनी, इनको पैसा मिले। तो बेटा मैं ये समझा रहा था, जो काम हम यहां बेटा करेंगे वो काम हम यहां भी कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब जो बड़े सेक्टर देश के हैं तो उस पे हम रिवाइव कर सकते हैं, ताकि एम्प्लॉयमेंट की बात कर ले, रेवेन्यू की बात कर ले, सब कुछ हमारे देश में आगे बढ़े। यानी डिपेंडेंसी आप ऐसे सेक्टर्स पे कम करो जिससे जिससे अमेरिका के टैरिफ लगाने से उन सेक्टर्स में गिरावट आए। तो हमें वहां पे काम कम करना चाहिए, है ना। और चलो देखिए, अब दोस्तों आज क्या हुआ, आनंद महिंद्रा ने बहुत बड़ी बात बढ़िया बोली। तो आनंद महिंद्रा ने बोला कि अब समय आ चुका है कि हमें अब डोमेस्टिक इकोनॉमी को रिवाइव करना चाहिए, जस्ट लाइक 1991 में हमने किया था। यानी फॉरेन कंट्री पर डिपेंडेंसी छोड़िए, सबसे पहले हमें अपना अंदर का इलाज करना चाहिए। तो हमें एक नया इकोनॉमिक प्लान लाना चाहिए ताकि हम डोमेस्टिक लेवल पे आगे बढ़ें। अच्छा, इन्होंने बोला। इसके बाद दोस्तों अमिताभ कांत जी को मैंने देखा है दोस्तों, ये भारत के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इन्वेस्ट इंडिया, DPIIT सब में काम कर चुके हैं, एक काफी अच्छा नॉलेज रखते हैं। इन्होंने बोला कि ये एक तरह का लाइफ टाइम वो है, आपका अपॉर्चुनिटी है, मतलब ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है, ये डिकेड्स में एक बार होती है, तो इससे हमें लेना चाहिए अपॉर्चुनिटी के रूप में।
और भारत को अपने डोमेस्टिक, इन्होंने बोला क्या, भारत को अपने डोमेस्टिक रिवाइवल में काम करना चाहिए। यानी अब समय आ चुका है कि हमें अपनी इकोनॉमी को थोड़ा चेंज करना चाहिए और ये समय काफी अच्छा समय है, ये बोल रहे हैं। तो ये जो बड़े लोग हैं ये क्या बोल रहे हैं वो मैं आपको दिखा रहा था, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट पॉइंट, रोल ऑफ ब्रिक्स। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ब्रिक्स का रोल कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, सबसे पहली बात दोस्तों हम बात करेंगे ब्राजील की। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा। तो भैया डोनाल्ड ट्रंप ने इनकी बड़ी बेइज्जती की है और इनसे बोला भी है, मतलब इन्होंने अपने डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, एक प्रेस में बोला कि हम ब्राजील पर 50% का टैरिफ लगा रहे हैं और अगर बात करनी हो तो लूला जी हमको फोन करें। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला हम क्यों फोन करें, हम फोन नहीं करेंगे, हम डरते वरते नहीं। अगर हमको बात करनी है हम चाइना से करेंगे, इंडिया से करेंगे, मोदी जी से करेंगे, हम तुमसे नहीं करेंगे। तो बेटा ब्राजील पर इस समय 50% का टैरिफ ऑलरेडी इंपोज हो चुका है, यानी ब्राजील परेशान है अमेरिका से, ठीक है। नंबर 2 दोस्तों साउथ अफ्रीका। इनका नाम है रामाफोसा जी, बहुत बढ़िया आदमी है। इनको डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में बुलाया था ट्रेड डील के लिए। जब कुछ बातें नहीं बनी तो इनकी सामूहिक बेइज्जती हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, काफी बेइज्जती हुई दोस्तों। और डोनाल्ड ट्रंप ने इनके ऊपर भी 30% का टैरिफ लगाया हुआ है, हालांकि वो फाइनलाइज नहीं हुआ है, ये 30% से बढ़ सकता है। तो साउथ अफ्रीका भी परेशान है दोस्तों। मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने आपसे बोला था कि बाद में बताऊंगा मैं कि ब्रिक्स कंट्री क्यों परेशान है इतनी, क्योंकि अमेरिका का टारगेट वो भी है ना। नेक्स्ट, अब दोस्तों रशिया की बात करते हैं। तो रशिया ऑलरेडी सैंक्शन है दोस्तों हर जगह से, यानी रशिया पर पहले से ही पेनाल्टी सैंक्शन लगे हुए हैं। और रशिया को मेन रीजन यहां बता रहा है अमेरिका कि चूंकि इंडिया चाइना रशिया से ऑयल परचेस कर रहा है, हम इसलिए टैरिफ लगा रहे नहीं। इंडिया का रीजन मैंने आपको बताया, ऑपरेशन सिंदूर, रशिया से ऑयल खरीदना तो है, और ब्रिक्स है ना, वो सेम चाइना है, सेम रीजन चाइना है दोस्तों। तो कहने का मतलब कि भैया रशिया पर ऑलरेडी इनके सैंक्शन है, रशिया से इनकी तनातनी है दोस्तों, और रशिया को यहां पर मेन कल्प्रिट बनाया जा रहा है। तो रशिया तो है ही है हमारे साथ, ठीक। अब दोस्तों आपने देखा होगा अजीत डोभाल जी को, तो हमारे जो एनएसए है अजीत डोभाल जी वो रशिया भी गए हुए, और ये समय टाइमिंग ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि मतलब डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से हम डर गए और ये गए रशिया? नहीं, इनका जाना पहले से फिक्स था। पिछले साल भी दोस्तों सितंबर मंथ में ये रशिया गए थे, और एक साल के बाद यानी इस साल भी सितंबर में इनको रशिया जाना था, लेकिन अब ये जल्दी चले गए अगस्त में। अब जल्दी चले गए, वहां पे खिचड़ी क्या बन रही है हमें नहीं पता, आपको नहीं पता, लेकिन ये तो गए दोस्तों। तो कहने का मतलब ऑलरेडी इंडिया ने रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया, यानी अगर आप प्रेशर टैक्टिक्स खेलेंगे हमारे ऊपर डोनाल्ड ट्रंप, तो हम भी खेल सकते हैं। और रशिया तो हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है हमारा। जब हमारी पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी, आपने तो हमें जीपीएस देने से मना कर दिया था। तो रशिया तो हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है। और बहुत सिंपल सी बात है ना, तुम खरीद रहे हो न्यूक्लियर आइटम, तुम्हारे पिछड़ग्गू देश खरीद रहे हैं क्या, गैस, वो अच्छा है, हम ना खरीदें, यानी तुम्हारा सब बढ़िया हमारा सब खराब। तो भाई इंडिया ने साफ साफ बोल दिया कि नेशनल इंटरेस्ट पे हम कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हालांकि ये बड़ा बोल्ड डिसीजन बड़ा होने वाला है, लेकिन भविष्य में क्या होगा वो तो देखने को बनता है, ठीक है। तो गाइस ये हो गया। अब दोस्तों मजे की बात क्या है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये काम तो किया, लेकिन एक साथ इंडिया और चाइना को उकसा के ये कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना को एक साथ ला रहे हैं दोस्तों। आपको पता है कि गलवान वैली के बाद से इंडिया रशिया के लगभग हर तरह के रिलेशन खत्म हो गए थे। अब दोस्तों 6 साल के बाद पीएम मोदी चाइना जा रहे हैं, कंफर्म हो चुका है, एससीओ समिट में पार्ट लेने के लिए। अब वहां पर क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। उसके पहले आपको याद होगा कुछ दिन पहले की बात है, इंडिया ने चाइना के जो टूरिस्ट है इनको टूरिस्ट वीजा देना शुरू कर दिया, और चाइना ने जो हमारा ये अमरनाथ यात्रा है तो उसके लिए भी अपने सैंक्शन हटा दिए थे। तो कहने का मतलब ये जेस्चर्स ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं कि इंडिया चाइना के डिप्लोमेटिक टाइज जो है वो करीब आएंगे, और ऐसा लग भी रहा है दोस्तों, क्योंकि ब्राजील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इंडिया सब परेशान है। अभी ध्यान देना, अभी चाइना पर टैरिफ नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि चाइना को 90 दिन की मोहलत दी गई है। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चाइना पर भी बड़ा विस्फोट कर सकते हैं दोस्तों। तो चाइना पर अभी टैरिफ लगना बाकी है, लेकिन चाइना को पता है कि अमेरिका इस समय चाइना को अपना दुश्मन नंबर 1 देखता है, तो इसलिए चाइना को भी इस गुट में आना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ताकि यूएस को किस तरह से हम आइसोलेट कर सकें। बिकॉज अगर ब्रिक्स में बात बन गई तो अमेरिका वास्तव में आइसोलेट हो सकता है।
तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में? तो ये वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करें, और आपके विचार क्या हैं, अपने अच्छे अच्छे विचार आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक पर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।